रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कविता और साहित्य की एक पूरी दुनिया जिंदा हो उठती है। लेकिन उनकी एक और भी पहचान थी, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि रंगों और रेखाओं से रचा था। तो चलिए आज हम उनकी इसी रचनात्मक पहचान की गहराइयों में उतरते हैं। ये पंक्तियां हमें कला और उसकी आलोचना के स्वभाव पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक कलाकार की रचना प्रक्रिया कितनी निजी और कितनी गहरी होती है, ये शायद कोई आलोचक कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। और यहीं से वो सवाल उठता है जो आज हमारे सफर का केंद्र है। जब कोई कलाकार एक क्षेत्र में शिखर पर पहुंच जाता है, तो क्या समाज उसे दूसरे क्षेत्र में भी वही सम्मान दे पाता है? चलिए इस दिलचस्प सवाल की परतों को खोलते हैं। तो उनकी चित्रकला को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम उस विश्वविख्यात कवि को याद करें जिसे दुनिया पहले से ही जानती थी। 7 मई 1861 कोलकाता का एक ऐसा प्रभावशाली और कला प्रेमी परिवार जहां साहित्य, संगीत और विचार मानो हवा में घुले हुए थे, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां खैर वो तो असाधारण थीं ही। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले गैर यूरोपीय बने। भारत और बांग्लादेश दो देशों ने उनके गीतों को अपना राष्ट्रगान बनाया। वो सचमुच शब्दों के सम्राट थे। अब ये बात थोड़ी हैरान करती है कि उनकी चित्रकला की शुरुआत किसी कला विद्यालय से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही कविताओं की पांडुलिपियों से हुई। ऐसा लगता है कि जब शब्द अपनी सीमाओं तक पहुंच गए तो उनकी रचनात्मकता ने एक नया रास्ता तलाश लिया। अपनी पांडुलिपियों में शब्दों को काटते हुए जो आकृतियां उभरती थीं, वो धीरे धीरे एक जीवंत रूप लेने लगीं, मानो एक कला दूसरी कला को जन्म दे रही हो। और फिर साल आया 1928। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। 67 वर्ष की आयु में, जो अक्सर रचनात्मक जीवन का अंतिम पड़ाव मानी जाती है, टैगोर के लिए ये एक नई सुबह थी। उनका ये सहज रेखांकन एक गंभीर कला साधना में बदल गया। उनके शुरुआती कामों में, जैसे कि ये नित्यस्थ महिला, इसमें एक अद्भुत, एक कच्ची ऊर्जा दिखाई देती है। क्योंकि वो किसी भी औपचारिक प्रशिक्षण से बंधे नहीं थे, तो उनकी कला में एक मौलिकता है, एक बेबाकी है। ये कोई सीखी हुई कला नहीं थी, बल्कि सीधे उनके अंदर से, उनके अंतर्मन से निकली एक विशुद्ध अभिव्यक्ति थी। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी इस बिल्कुल ही अनोखी कला शैली की क्या खासियतें थी और वो किन माध्यमों का इस्तेमाल करते थे। 1928 से 1941 के बीच का जो दौर था, उन्होंने कई माध्यमों के साथ खुलकर प्रयोग किए। साधारण सी पेंसिल और स्याही से लेकर चटक जल रंगों और गहरे तैल रंगों तक। ऐसा लगता है उन्होंने हर माध्यम में अपनी आवाज को ढूंढने की कोशिश की। और सच कहूं तो उनका किसी भी कला स्कूल से न जुड़ा होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसने उन्हें वो आज़ादी दी जिससे वो एक ऐसी कला भाषा बना सके जो पूरी तरह से बस उनकी अपनी थी, आधुनिक, मौलिक और गहरी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उनकी कविताएं लयबद्ध, सुंदर, दार्शनिक, और दूसरी तरफ उनके चित्र जो अक्सर बेचैन करने वाले, रहस्यमयी और अवचेतन मन की गहराइयों को छूते हुए लगते हैं। उन्होंने अपनी कला में उन चीजों को खोजा जो शायद शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते थे। और बहुत जल्द ही उनकी ये अनूठी कला भारत की सीमाओं को पार करके दुनिया के मंच पर पहुंच गई। साल 1930 ये उनकी कला यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सिर्फ एक साल के अंदर अंदर उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनियां पेरिस पहुंची, फिर लंदन, बर्लिन, मॉस्को और यहां तक कि न्यूयॉर्क में भी आयोजित की गईं। इन प्रदर्शनियों का महत्व सिर्फ चित्र दिखाने भर का नहीं था। ये असल में एक भारतीय कलाकार द्वारा आधुनिकता की एक नई, बिल्कुल निजी परिभाषा की वैश्विक घोषणा थी। दुनिया ने पहली बार देखा कि आधुनिक कला की एक बहुत मजबूत आवाज भारत से भी उठ रही है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रंगों की इस दुनिया में अपनी क्या विरासत छोड़ी, उसका पैमाना क्या था और उसका असर कैसा रहा। 2500 ये संख्या अपने आप में चौंका देती है ना? अपने जीवन के आखिरी 13 सालों में उन्होंने करीब 2500 चित्र और रेखा चित्र बनाए। ये उनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब था जो शायद जीवन भर के अनुभवों और अनकही भावनाओं से पनपा था। उनकी कला असल में उनके अवचेतन मन की एक यात्रा थी। आप देखिए, रहस्यमयी चेहरे, अजीब से जानवर,
उदास और खामोश भूदृश्य, ये सब उनके चित्रों में बार बार लौट कर आते हैं। ये उनके मन की वो परतें हैं जहां शायद शब्द कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। ये कला खुद को व्यक्त करने के एक ऐसे रूप की तलाश थी जो उनका विशाल साहित्यिक संसार भी उन्हें पूरी तरह नहीं दे पाया था। ये उनकी आत्मा की एक और जुबान थी, एक ऐसी जुबान जो रंगों और रेखाओं में बात करती थी। टैगोर ने खुद कितने सुंदर शब्दों में कहा था, मेरे चित्र रेखाओं में लिखी मेरी कविताएं हैं। और इस एक वाक्य में उन्होंने अपनी दोनों रचनात्मक दुनियाओं को एक साथ पिरो दिया, और हमारी ये चर्चा भी जैसे एक पूरे चक्र पर आ गई। और हम इसी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि शब्द और रंग, क्या वे सच में दो अलग अलग कलाएं हैं, या फिर एक ही रचनात्मक आत्मा की दो अलग अलग भाषाएं हैं जो बस अपने समय और माध्यम के हिसाब से खुद को जाहिर करती हैं।